हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और आप सभी का लीगल रुक पे स्वागत है। हम अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की सीरीज में अभी तक बहुत से टॉपिक कर चुके हैं और आज हम एक नया पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है असाइलम। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ते हैं कि असाइलम होता क्या है। यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ असाइलम। असाइलम का जर्नली मीनिंग क्या है? अगर ये कंट्री ए है, उसने कंट्री बी के नेशनल को एक शेल्टर प्रोवाइड किया है ड्यू टू सर्टेन रीजंस अपनी ही टेरिटरी के अंदर. So asylum is what it is, the protection. So the word protection is very important, granted by a state to a foreign national who has fled their own country due to the well-founded fear of persecution. Persecution क्या होता है? That subjecting a particular individual to a suffering or oppression on the grounds such as race, religion, nationality, political opinion and membership in a particular social group. तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से एक पर्टिकुलर कंट्री फॉरेन नेशनल को असाइलम प्रोवाइड करती है. नंबर 1 इज प्रोटेक्शन फ्रॉम परसिक्यूशन. ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा. हो सकता है उनकी अपनी ही होम कंट्री में कुछ थ्रेट हो या थ्रेट ऑफ परसिक्यूशन हो जिसकी वजह से हम असाइलम ग्रांट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. हो सकता है उनकी अपनी ही होम कंट्री में राइट टू लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी नहीं हो. एंड ऑल्सो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ नॉन रिफॉल्यूमेंट प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपका इंटरनेशनल लॉ का? वो कहता है कि यू कैन नॉट फोर्सफुली रिटर्न अ इंडिविजुअल टू अ कंट्री वेयर दे आर एट रिस्क ऑफ हार्म. ठीक है. द फोर्थ पॉइंट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. हो सकता है उनकी अपनी कंट्री में वॉर चल रही हो, सिविल अनरेस्ट चल रहा हो, लार्ज स्केल ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा हो, इसीलिए हम उनको असाइलम प्रोवाइड करते हैं. एंड द लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी फॉर सेफ एंड डिग्निफाइड लाइफ. हो सकता है उस फॉरेन नेशनल का अब रिटर्न करना इम्पॉसिबल हो गया है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, तो हम उनको असाइलम दे देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सके विद लीगल रिकॉग्निशन, एक्सेस टू वर्क, एजुकेशन एंड social services. Yes. Now, before understanding the international law, we really need to understand the two concepts, that is डिक्लेरेशन एंड कन्वेंशन. जो आपकी डिक्लेरेशंस है वो आपको डायरेक्शंस है हर एक सॉवरेन स्टेट को कि आपने इस तरीके से अपने कंट्री में लॉ बनाने हैं और इस तरीके से राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी. लेकिन अगर ये राइट्स वायलेट भी हो जाते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं बनता. लेकिन कन्वेंशन क्या है? इनका मेन इंपॉर्टेंट फीचर यही है दैट दे आर बाइंडिंग अपॉन योर सॉवरेन स्टेट. और ये क्या है? एक तरीके से लॉ है और इसीलिए अगर ये वायलेट हो जाता है, इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो जाता है, तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हम ले सकते हैं. तो आर्टिकल जो 14 है UDHR का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो क्या कहता है? दैट एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन. तो ये एक तरीके से डायरेक्शन है, एक तरीके से राइट दे रखा है कि हर एक कंट्री ने ये प्रोवाइड करना है. इंटरनेशनल लॉ में एक और डिक्लेरेशन है, दैट इज यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम 1967, जो बात करता है कि जो गवर्नमेंट है दे मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम मेजर्स सच एज रिजेक्शन एट द फ्रंटियर ऑफ पर्सन सीकिंग असाइलम. तो अगर ये डिक्लेरेशंस में हमने राइट्स और ड्यूटीज दे रखी हैं तो ये क्या है? एक तरीके से रेगुलेशंस हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग लॉ. सो ऑल्दो एवरीवन हैज अ राइट टू सीक असाइलम, येट देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑफ स्टेट टू ग्रांट असाइलम. हमारे पास राइट तो है लेकिन कहीं भी बाइंडिंग कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी नहीं है स्टेट की कि आपने असाइलम देना ही है. तो जो स्टेट है दैट इज फ्री टू ग्रांट असाइलम टू अ पर्सन ऑफ अदर स्टेट, बट दिस फ्रीडम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और रेगुलेटेड थ्रू योर ट्रीटीज. अब ट्रीटीज क्या हो जाती है? वो स्टेट स्पेसिफिक है. ठीक है. Now there are two types of asylum. Number one is territorial asylum, which is very common. इसका मतलब क्या है? जो state है that allows a refugee to stay within the territory. For example, हमने दलाई लामा जी को एक territorial asylum दे रखा है. ठीक है. तो it is based on your sovereign right of a state to admit or protect a foreign national. For example, a person fleeing political persecution enters another country and is granted protection there. अब यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा दलाई लामा जी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आता है डिप्लोमेटिक असाइलम. इट इज गिवन और ग्रांटेड विद इन द प्रोमाइसेस
of an embassy, consulate and diplomatic mission located in another country. अब यहाँ पे उज़्मा अहमद का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पाकिस्तान में इस इंडियन लड़की को लेके गए थे और वहाँ पर उसे बंदी बना के रखा था। लास्ट में किसी तरीके से वो इंडियन एम्बेसी आ गई थी और इंडियन एम्बेसी ने उसको क्या दिया था, डिप्लोमेटिक असाइलम, क्योंकि यहाँ पर एक एम्बेसी है जिसने वहाँ पर उसको रिफ्यूज दिया, तो इसको कहेंगे हम डिप्लोमेटिक asylum. Now it is very common in Latin America, but there are many countries who are not accepting it. But there is another an example for एक political activist है, they are taking refuge inside a foreign embassy to avoid arrest. अब यहाँ पे एक और important केस आ जाता है जूलियन असांज का, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो आपके विकीलीक्स के भी फाउंडर हैं, और उनका केस आज तक कहाँ पे पहुंचा और कैसे उन्होंने डिप्लोमेटिक असाइलम लिया वो भी हम पढ़ेंगे. Now actually there are two international instruments which give protection to refugees. Number one is 1951 United Nations Convention relating to the status of refugee and its 1967 protocol. अब यहाँ पे प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, अगर कोई भी कन्वेंशन में आप अमेंडमेंट कर रहे हो या कुछ भी एडिशन कर रहे हो तो उसको हम कह देते हैं प्रोटोकॉल. ठीक है, अब ये नोट कर लिया जाना चाहिए दैट इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन. बिफोर वी रीड द प्रोविजंस, दो टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए, असाइलम सीकर और रिफ्यूजी. अब यहाँ पर असाइलम सीकर कौन है, एक इंडिविजुअल है, उसने दूसरी कंट्री में इलीगल एंट्री ले ली है और एक तरीके से एप्लीकेशन दे रखी है अथॉरिटीज को ताकि उसको असाइलम मिल जाए. ठीक है, अब जब तक ये एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है उसका स्टेटस असाइलम सीकर का ही रहेगा. लेकिन रिफ्यूजी कौन है, जिनको ऑलरेडी जिनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और असाइलम उनको मिल चुका है तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का रिफ्यूजी. अब रिफ्यूजी कौन होते हैं ये हमें पता लगता है आर्टिकल 1 ऑफ 1951 की कन्वेंशन में, जिसमें 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. रिफ्यूजी इज अ पर्सन हु हैज अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नंबर 2 race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. Number 3, he is outside their country of nationality. And number 4, he is unable or unwilling to avail themselves of the protection of that country. That country मतलब home country जो छोड़कर वो आए हैं. तो ये आपकी definition है refugee की. अब यहाँ पर इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस टू गो थ्रू ईच एंड एवरी आर्टिकल, पर हर एक आर्टिकल के पीछे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल, एज फार एज पॉसिबल बिटवीन नेशनल एंड रिफ्यूजी. जिस कंट्री ने भी आपको असाइलम दी है तो वो जितना हो सके उतना रिफ्रेन करे फ्रॉम डिफरेंशिएटिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन देयर national and refugees. No discrimination based on religion, रेस, कंट्री और ओरिजिन अमंग्स रिफ्यूजी. एक ही कंट्री में ऐसा हो सकता है कि इंडिया ने सपोज नेपाल के नेशनल्स को असाइलम दे रखी है, भूटान के दे रखी है, पाकिस्तान के दे रखी है, तो जो प्रिविलेजेस आप एक कंट्री के रिफ्यूजी को दे रहे हो वही आपको दूसरी में भी देने पड़ती हैं अंडर दिस कन्वेंशन. देन देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्यूमेंट. इसमें बेसिकली डायरेक्शन यही होती है कि आप कभी भी किसी भी फॉरेन नेशनल को फोर्सफुली रिटर्न मत करो उनकी होम कंट्री में अगर वहां पर अभी तक भी फियर है ऑफ व्हाट, परसिक्यूशन. अब आता है इसका आर्टिकल 2, वो बात करता है रिफ्यूजी शुड रिस्पेक्ट द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ देयर होस्ट कंट्री एंड रिफ्रेन फ्रॉम द एक्टिविटीज विच आर इनकंसिस्टेंट विद देयर रिफ्यूजी स्टेटस. इट इज सिंपल. द लास्ट वन इज आर्टिकल 31. ये एग्जेम्प्ट करता है रिफ्यूजीज को फ्रॉम पनिशमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ देयर इलीगल एंट्री और प्रेजेंस, प्रोवाइडेड कि वो वहाँ की जो कि उनकी होस्ट कंट्रीज हैं उनकी अथॉरिटी के पास आते रहें विदाउट एनी डिले और उन्हें बताएं कि उनकी इलीगल एंट्री और प्रेजेंस का क्या कारण था. अगर दैट वाज अ फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन तो उस तरीके में हम आपको रिफ्यूज दे देते हैं. फर्दर जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वो उनकी मूवमेंट को, रिफ्यूजीज की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगी. वो अगर रिस्ट्रिक्शन करेंगी भी तभी जब बहुत ही ज़रूरी हो. और रिस्ट्रिक्शन कब तक लगा सकती है, जब तक उनका स्टेटस रेगुलराइज नहीं हो जाता और जब तक उनको कोई और कंट्री उनको एडमिट नहीं कर देती. We have already seen that 1951 की कन्वेंशन आपको कुछ तरीके के राइट्स देती है और कुछ प्रिविलेजेस देती है कि हमने नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है रिफ्यूजीज के बीच में. वाई, बिकॉज दे ऑल्सो गो थ्रू सर्टेन प्रॉब्लम्स. जो एक पर्टिकुलर कंट्री है वो रिफ्यूजीज को
जस्टिफाइडली क्या करती है, डिटेन कर लेती है। कभी कभी उनकी जो फिजिकल सेफ्टी होती है उसके भी वायलेशन के बहुत चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल उनके रिफ्यूजी कैंप्स या सेटलमेंट में आर्म्स अटैक हो जाते हैं, या तो कभी कभी फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन हो जाता है, मतलब कि कोई भी आर्मी में या आर्म्ड फोर्सेस में उनका फोर्सफुली एनरोलमेंट करा दिया जाता है ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो इन सब चीज़ों से उनको बचाने के लिए हमारे पास प्रोविजंस है आपके 1951 की कन्वेंशन में। अब आता है आपका, हमने पहले ही पढ़ा है दो टाइप की असाइलम होता है, टेरिटोरियल असाइलम एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, जिसको हम डिप्लोमेटिक असाइलम भी बोल देते हैं। तो जर्नल राइट ऑफ अ स्टेट टू ग्रांट असाइलम इन फॉरेन लीगेशन इज नॉट कंसीडर्ड। इसका मतलब क्या है, एम्बेसीज में, फॉरेन एम्बेसीज में आपका ये जर्नल राइट स्टेट का बनता नहीं है कि आप वहाँ पर उसे असाइलम दीजिए। सिर्फ आप 3 केसेस में यूजुअली असाइलम देते हैं, डिप्लोमेटिक असाइलम देते हैं, जब वो इंडिविजुअल फिजिकली इन डेंजर हो फ्रॉम दी मॉब वायलेंस। ठीक है, या आप तब असाइलम देंगे जब वहाँ का कोई लोकल कस्टम है आपके जिस कंट्री में, तब आप डिप्लोमेटिक असाइलम दे सकते हो। या तो कोई स्पेशल ट्रीटी है बिटवीन द टेरिटोरियल स्टेट और द स्टेट ऑफ लीगेशन कंसर्न। इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर स्टेट है इसके बीच में और जिस पर्टिकुलर स्टेट की वो एम्बेसी है, इनके दोनों स्टेट के बीच में क्या है, स्पेशल ट्रीटी है कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप डिप्लोमेटिक असाइलम दे सकते हो। तब आप एज अ मैटर ऑफ राइट किसी को डिप्लोमेटिकल असाइलम ग्रांट कर सकते हो। नाउ यू हैव यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जिसको हम UNHCR भी बोलते हैं। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1961 में, और इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द रिफ्यूजी एंड प्रोवाइड देम मटीरियल असिस्टेंस। और यहाँ पर UNHCR प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है रिफ्यूजीज को जब कभी भी रिक्वेस्ट आती है उनके पास थ्रू गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन, और वो हेल्प करता है, असिस्ट करता है इन देयर रिटर्न और इन देयर रीसेटलमेंट। और इन्हीं काम के लिए UNHCR को हमने नोबेल पीस प्राइज भी अलॉट किया हुआ है। Yes, now here comes the next concept, that is asylum and extradition are mutually exclusive. इसका क्या मतलब है, when asylum stops your extradition begins। अब चाहे वो आपका डिप्लोमेटिक असाइलम है चाहे वो टेरिटोरियल असाइलम है, अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रिफ्यूजी एंड अ पर्सन कंसर्न एंड टू ब्रिंग हिम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ योर ग्रांटिंग स्टेट। ठीक है, लेकिन जब हम एक्स्ट्राडिशन की बात करते हैं, दैट इज एक्चुअली द रिवर्स कॉन्सेप्ट। एक्स्ट्राडिशन में जो फ्यूजिटिव क्रिमिनल है, जो ऑलरेडी अपनी किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्राइम कमिट करके आ गया है आपकी कंट्री में, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, अंडर सम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और अरेंजमेंट या अदरवाइज आप उसे सरेंडर कर देते हो और रिटर्न कर देते हो टू द स्टेट जहाँ पर उसने वो पर्टिकुलर क्राइम कमिट किया हुआ है। सो दस द फ्यूजिटिव क्रिमिनल विच इज अंडर द jurisdiction ऑफ योर टेरिटोरियल स्टेट इज ट्रांसफर्ड to the jurisdiction of a state where he has alleged to have committed a crime। तो जो असाइलम है और एक्स्ट्राडिशन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वंस अ टेरिटोरियल स्टेट डिसाइड टू एक्स्ट्राडाइट द फ्यूजिटिव क्रिमिनल, द क्वेश्चन ऑफ असाइलम डज नॉट अराइजेस। अगर आपने एक्स्ट्राडाइट करने के लिए डिसीजन ले ही लिया है तो असाइलम का क्वेश्चन उठता ही नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं असाइलम स्टॉप वेयर एक्स्ट्राडिशन बिगिंस। ऑन दी अनदर हैंड, अगर कोई स्टेट कंसर्न्ड है, वो डिसाइड करता है कि हमने इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को असाइलम ग्रांट करना है, तो एक्स्ट्राडिशन का भी क्वेश्चन नहीं उठता टिल द टाइम आपने उसको असाइलम ग्रांट दे रखा है। ठीक है। Yes, now it's time to do some of the examples of territorial and extraterritorial asylum। तो सबसे पहला जो हमारे पास फेमस केस है दैट इज दलाई लामा एंड 1000 ऑफ इट्स तिब्बतियंस, जो 1959 में चाइना से भाग आए थे। तो इंडिया ने उनका वेलकम किया था, उनको पॉलिटिकल असाइलम दिया था, प्रोटेक्शन के साथ साथ ये भी अलाउ किया था कि वो इंडिया में धर्मशाला में, जो हिमाचल प्रदेश में है इस टाइम पे, वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो दूसरा फेमस केस है डिप्लोमेटिकल असाइलम पे है, जो जूलियन असांज का केस है। ये विकीलीक्स के फाउंडर थे और उन्हें लंदन में इक्वाडोर की एम्बेसी ने अपना डिप्लोमेटिक असाइलम दिया था। जो असांज है उनका एक्स्ट्राडिशन कौन मांग रहा था, स्वीडन, क्योंकि वहां पर उन पर एलिगेशन था फॉर सम सेक्सुअल मिसकंडक्ट। और दूसरी कंट्री जो थी वो जो उनका एक्स्ट्राडिशन मांग रही थी वो थी यूनाइटेड स्टेट। क्योंकि उन्हीं के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को जूलियन असांज ने पब्लिश कर दिया था। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज ऑफ
Chinese students who were participant in your Tiananmen Square protest. अब यहाँ protest में ये जो Chinese students थे, they were protesting to have democracy in China. ठीक है, लेकिन यहाँ पर चाइनीज अथॉरिटी ने बहुत बुरी तरीके से इन स्टूडेंट्स को मारा था एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बेचारे भाग गए थे, तो उन्हें रिफ्यूज दिया था यूएसए ने अपनी नेवी एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम का। नाउ द फोर्थ केस इज ऑफ योर एडवर्ड स्नोडन। एडवर्ड स्नोडन ने डिस्क्लोज किया था एंड आई वुड से एक्सपोज किया था मास सर्वेलेंस प्रोग्राम, जो प्रोग्राम था यूएसए और आपकी यूके गवर्नमेंट का। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उन्होंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया था फ्रॉम पीपल्स फोन कॉल्स, emails and internet activities and they were using all that data for their own purposes। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की प्रिवेसी और सिक्योरिटी स्टेक पे थी, लेकिन जब ये चीज़ एडवर्ड स्नोडन ने डिस्क्लोज करी तो वो रशिया भाग गए थे और रशिया ने उनको असाइलम प्रोवाइड की थी और अब अगर आप देखें तो उन्हें रशिया की सिटीजनशिप भी मिल गई है। इंडिया ने भी जब जनरल खान की पाकिस्तान में रिजीम चल रहा था, आई वुड से मिलिट्री रिजीम चल रहा था, तो वहाँ बहुत सा रिप्रेशन था और जेनोसाइड कमिट किया जा रहा था। तो इंडिया ने ना सिर्फ पॉलिटिकल रिफ्यूज दिया था उन सभी ऑप्रेस्ड इंडिविजुअल्स को, बट ऑल्सो प्रोवाइडेड देम शेल्टर एंड फिट देम। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमें पता लगता है कि किस कंट्री ने कैसे टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम अपनी कंट्री में दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ 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 इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतनी मोटिवेशंस मिलती रहती हैं और इसी तरीके से मैं अगले टॉपिक की भी आपकी जल्द से जल्द वीडियो डालती रहूँगी। थैंक यू।